हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। मैं हूं आपका अपना प्यारा जीवन सर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 9 कार्बनिक यौगिक, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है बट एकदम इजी चैप्टर है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्बनिक यौगिक से। पहले मेरा बेटा तो उसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिस यौगिक में कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसा नहीं कि जितने कार्बनिक यौगिक बेटा उसमें बस कार्बन ही होगा, नहीं, इसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं उनके साथ पाए जाते हैं। चलो, तो जैसे भी कार्बन की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है मेरा बेटा वो 6 होता है। कार्बन का रंग काला होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2,4 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस चैप्टर में को 2 प्रकार के यौगिक के बारे में पढ़ना है। एक होता है आयनिक यौगिक जो चैप्टर नंबर 8 में था, और एक होता है सहसंयोजकी यौगिक जो चैप्टर नंबर 9 में था। आयनिक यौगिक क्या होता है? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और भागीदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजकी बंध कहते हैं। सीधी सी बात है बच्चों की, आयनिक यौगिक में जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है, और सहसंयोजकी यौगिक में जो बंध होता है वो सहसंयोजकी बंध होता है। आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, और सहसंयोजकी यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक पिघलने वाला कम होता है। आयनिक यौगिक जो होता है बेटा वो विद्युत का सूचालक होता है, लेकिन कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। लेकिन सहसंयोजकी यौगिक विद्युत का संवहन नहीं करता, अर्थात विद्युत का कुचालक होता है। आयनिक यौगिक को बेटा बताना चाहता हूं कि वो पानी में घुलनशील होता है, लेकिन सहसंयोजकी यौगिक पानी में अघुलनशील होता है। आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इसमें अघुलनशील होता है, लेकिन वही कार्बनिक विलायक पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आयनिक यौगिक और सहसंयोजकी यौगिक। दोस्तों बताना चाहता हूं कि आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इकारा बंध बन रहा है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो वहां पे दोहरा बंध बन रहा है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो तीसरा बंध बन रहा है, सहसंयोजकी बंध बनता है। इसी प्रकार कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहला जो सदस्य आता है वो मीथेन होता है। मीथेन के अणु के अगर आपको पेज नंबर 113 पे अगर आप लोग डायग्राम देख सकते हो तो 2 रूप होता है, एक होता है गेंद लकड़ी प्रारूप और एक होता है अवकाश स्थायी प्रारूप। तो वो आप देख सकते हो। मीथेन का डायग्राम देखिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है। डॉट और क्रॉस मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है। जैसे कार्बन का अगर मीथेन का आपका अगर क्रॉस एंड डॉट डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले C लिखोगे, क्रॉस एंड डॉट, उसके चारों तरफ आप क्रॉस 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 कर दोगे, फिर डॉट 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 लगा के और H लगाना है, चारों तरफ हाइड्रोजन, ये होगा उसका क्रॉस एंड डॉट। जहां पे क्रॉस माने होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन और डॉट माने होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। दोस्तों बताना चाहता हूं यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं कि सभी कार्बनिक यौगिक का जो जनक होता है वो हाइड्रोकार्बन को माना जाता है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया, पहला खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और दूसरा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। दोस्तों बताना चाहता हूं कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं दोस्तों, या सरल श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक वलयांकित या चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं कि एरोमेटिक ये एरोमा नाम के शब्द से आया है, जहां पे इसका मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड से आया है, इसका नाम होता है सुगंध। इसके सुगंधित द्रव के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है। हमारे चैप्टर में हमको बस पढ़ना है कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है, जहां से आपके पोर्शन में दिया गया है संतृप्त और असंतृप्त। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो इकहरे सहसंयोजकी बंध से संतुष्ट होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जो इकहरे सहसंयोजकी बंध से संतुष्ट नहीं होता अर्थात दोहरे और तिहरे सहसंयोजकी बंध से होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था अल्केन। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में इकहरा बंध होता है, और अल्केन का सासु मतलब सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां पर n माने कार्बन की संख्या होती है। और संतृप्त के 2 बच्चे हो गए, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में दोहरा तो अल्काइन में तीहरा बंध होता है। अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2, जहां पे हमको ये 3 मेन ग्रुप मिल गए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन।
इनके सदस्य भी कुछ ऐसे ही होंगे, जैसे पहले का जो था फॉर्मूला CnH2n+2, दूसरे का CnH2n, तीसरे का CnH2n-2। पंडित पंडितिन पंडिताइन, बेचन बेचिन बेचाइन, सॉरी ये सब नहीं है। मिथेन मिथिन मिथाइन तो होता नहीं, इथेन इथिन इथाइन, प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटिन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटिन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सिन हेक्साइन, हेप्टेन हेप्टिन हेप्टाइन, ऑक्टेन ऑक्टिन ऑक्टाइन, नॉनेन नोनिन नोनाइन, डेकेन डेकिन डेकाइन। तो ये इसके सदस्य दोस्तों। इस चैप्टर में आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी हमें आगे पढ़ना है जहां पे जो गुणधर्म आता है समावयवता या समावयव, आइसोमर के नाम से जानते हैं। समावयव किसे कहते हैं? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होगा परंतु उनको संरचना सूत्र भिन्न होगा। जिनका अणुसूत्र क्या होगा? समान, परंतु संरचना क्या होगी? भिन्न, तो उसे समावयव तथा इस गुणधर्म को समावयवता कहते हैं। जैसे सेम नाम होता है, जैसे पेंटेन का फॉर्मूला एक लिया मैंने, सिंपल वे में ले लिया तो पेंटेन करते हैं, लेकिन वही समावयव उसका अलग तरीके से बना देंगे संरचना तो उसे आइसोपेंटेन कहेंगे। दोस्तों बताना चाहता हूं, मैं यहां से बता तो नहीं पा रहा हूं, पेज नंबर 117 पे जो ग्रीन डब्बे में और यहां पे आपको दिया गया है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सरल श्रृंखला, दूसरा होता है शाखित श्रृंखला और तीसरा होता है वलयांकित श्रृंखला। सरल श्रृंखला में आपके किताब में प्रोपेन का डायग्राम दिया गया है, फिर असंतुलित हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल दिए गए। आपको इसमें से बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का करना है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। प्लीज 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 इस चैप्टर के वलयांकित हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र कृपया करके देख लेना बच्चों, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। अब यहां से हमारा एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, डैश आर का मतलब समझ लीजिए हेलोजन, अल्काइल होता है, सॉरी अल्काइल होता है। डैश आर का मतलब अल्काइल, डैश एक्स का मतलब होता है हेलोजन। जैसे मेरे पास फॉर्मूला था CH4, तो इसे क्या कहेंगे? मीथेन। क्या बात है, लेकिन वही मैंने CH3 बोला। CH3 मतलब यहां पे कितना हाइड्रोजन आ गया? 3 हाइड्रोजन आ गया। एक हाइड्रोजन क्या हो गया? गायब हो गया। क्या बात है, जब एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो इसे कहते हैं मिथाइल। मिथेन का क्या बन जाएगा? मिथाइल। वैसे ही इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, अगर वही इसका नाम इथेन है लेकिन वही C2H5 कहेंगे तो इसे कहते हैं इथाइल। अब कुछ न कुछ जो हाइड्रोजन गया उसके जगह कुछ न कुछ तो आएगा, तो वो जो कुछ न कुछ आता है ऐसे परमाणु को हम लोग कहते हैं विषम परमाणु। क्या कहते हैं बच्चों? विषम परमाणु। तो अगर कोई पूछेगा कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो कहना है ऐसा विषम परमाणु या विषम परमाणुओं का समूह, ऐसा विषम परमाणु या विषम परमाणुओं का समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का लाक्षणिक गुणधर्म दर्शाता है, लाक्षणिक गुणधर्म दर्शाता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। दोस्तों आपके पेज नंबर 118 पे आप लोग जो देख सकते हैं वहां पे हेलोजन के कुछ सदस्य दिए गए हैं, डैश Cl क्लोरो, डैश Br ब्रोमो, डैश I आइडो। तो ये सब भी क्रियात्मक समूह है। बाद में अल्कोहल के दिए गए हैं, अल्कोहल डैश OH माने अल्कोहल होता है, डैश CO या OH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, डैश CHO मतलब एल्डिहाइड होता है, डैश CO डैश कीटोन होता है, डैश O डैश माने ईथर होता है, डैश COO डैश एसीटेट या ईस्टर कहते हैं, और डैश NH3 का मतलब NH2 का मतलब अमाइन होता है। वहां पे अमीन लिखा है, अमाइन पढ़ते हैं उसको, तो वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दोस्तों यहां से एक IMP क्वेश्चन आता है जो हमेशा एग्जाम में आता है, सजाती श्रेणी या समजात श्रेणी किसे कहते हैं? तो सुन लीजिए, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह समान हो, रासायनिक गुणधर्म समान हो, उसे हम सजाती श्रेणी या सामान्य सूत्र कहते हैं। सजाती श्रेणी की विशेषता बहुत आती है, तो याद रखना सजाती श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। दूसरा, क्रियात्मक समूह समान होता है। तीसरा, यदि क्रियात्मक समूह समान रहेगा तो रासायनिक गुणधर्म भी समान होता है। चौथा, दो क्रमिक सजातीय सदस्यों में डैश CH2 का अंतर होता है। डैश CH2 अर्थात एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। जैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, एक एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो वही डैश CH2 का अंतर होता है। लेकिन इनके अणुभार में 14 इकाई का अंतर होता है। तो ये 5 विशेषता है आपको दोस्तों लिखना है, अणुभार में 14 इकाई का अंतर। उसी प्रकार दोस्तों आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला पढ़ लेना। और यहां पे हमारा आता है 2 प्रकार के नाम, एक होता है सामान्य नामकरण, जैसे मैंने लिखा CH3, तो आप बोलोगे सर ये तो मिथाइल पता है। अच्छा, डैश OH, तो डैश OH क्या होगा? इसको कहते हैं अल्कोहल, तो इसका सामान्य नाम क्या पड़ गया? मिथाइल अल्कोहल। चलिए दूसरा एग्जांपल, C2H5, C2H6 क्या होता है? इथेन, वेरी गुड। लेकिन C2H5 क्या होता है? इथाइल। इसमें अगर OH लिख गया, OH अगर हमने लिख दिया तो आप बोलोगे सर इथाइल अल्कोहल। ये तो उसका हो गया सामान्य नाम। लेकिन IUPAC नेम क्या होता है? दोस्तों बताना चाहता हूं, मैंने आपको क्लास में बताया था कि IUPAC नेम क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड पूरा नाम जो फिक्स होता है, कहीं भी बोलिए वो पहचान जाते हैं। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहां पे वही CH3OH था,
उसे हमने कहा मिथाइल अल्कोहल, वही आईयूपीएसी नेम इसका पड़ जाएगा मिथेनॉल, या बहुत सारे लोग 1 मिथेनॉल कहते हैं, वो भी राइट आंसर है। फिर इथाइल अल्कोहल, इसे भी हम लोग इथेनॉल कहेंगे, तो ये आईयूपीएसी नेम में, तो वो आप लोग कर लेना, मैंने सारे टेक्निक्स आपको सिखा चुका है आईयूपीएसी नेम का। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बच्चे लोग क्या करते हैं, एक एक करके डेफिनेशन याद करते हैं, उनको पता नहीं होता लेकिन ये डेफिनेशन हम किसका पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। सुन लीजिए, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म की अगर बात होगी तो सबसे पहला जो आता है ज्वलन आता है। ज्वलन क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक को हवा में जलाने पर, सुन लीजिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को हवा में जलाने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होती है और थोड़े बहुत परिमाण में पानी मुक्त होता है। इसे हम लोग ज्वलन अभिक्रिया कहते हैं, ज्वलन या दहन भी कहते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों कि 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन थे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के जलने से नीली ज्वाला जलती है और असंतृप्त के जलने से पीली ज्वाला जलती है। संतृप्त के जलने से याद रखना पर्यावरण प्रदूषण होता नहीं है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये हमारा पहला रासायनिक गुणधर्म था किसका, कार्बन यौगिक का, ज्वलन। दूसरा होता है ऑक्सीकरण। आप सभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और लेकिन जो पदार्थ किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देता है उसे हम ऑक्सीकारक अभिकर्ता या ऑक्सीडक कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी हमारा जो गुणधर्म है, दूसरा तो ऑक्सीकरण गुणधर्म था, तीसरा है कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म, वो आता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही इजी है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिकारी अणु आपस में मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिकारी अणु आपस में मिलकर केवल एक परिणामी अणु का निर्माण करते हैं उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, संकलन अभिक्रिया हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, अर्थात दोहरे और तीसरे बंध में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, संकलन अभिक्रिया के उपयोग से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रूपांतरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन में करते हैं, अर्थात दोहरे और तीसरे बंध को इकहरे बंध में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लीज देख के जाना, पेज नंबर 126 में मैं किताब लेके बैठा हूं, आपको वहां पे एग्जाम्पल देखने मिलेगा। हाइड्रोजन के द्वारा एग्जाम्पल इसका है। अब दूसरी इनका जो चौथा गुणधर्म है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक परमाणु या परमाणुओं का दूसरे परमाणु या परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहीं ना कहीं विस्थापन जैसा मैच करता है। बेटा इसका एग्जांपल दिया है आपको, CH4 + Cl2 सूर्य प्रकाश दिया गया है, फिर CH3 वहां पे मिला है, उसके बाद वहां पे CH3Cl मिला है, मिथाइल क्लोराइड, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जाम्पल देख लेना, परिभाषा आपको बता दिया। तो ये हमारे 4 रासायनिक गुणधर्म थे कार्बनिक यौगिक के। अब हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक की बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो आता है वो इथेनॉल आता है। आप जानते हो मेरे बच्चों कि इथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे स्पिरिट भी कहते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो इंजेक्शन लगाने से पहले, डॉक्टर आपको पता है कहाँ इंजेक्शन में जरूरी लगाते हैं, उसके पहले जो ठंडा ठंडा लगाते हैं वो स्पिरिट लगाते हैं दोस्तों। तो वो स्पिरिट होता है। और बताना चाहता हूं, इसे सामान्य तरीके से हम लोग इसको अल्कोहल भी कहते हैं, दारू आप कहते हो। इसका जो कथनांक होता है बेटा वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपने शांत शुद्ध अगर अल्कोहल ले लिया तो बेटा मर जाओगे। फिर वही राम दुआरे अल्लाह पुकारे, गर्दिश में देखेंगे सितारे, मर जाओगे दांत चियारे। सॉरी बेटा, बुरा मत मानना, पर पर्सनली मत लेना। लेकिन सूक्ष्म जो शुद्ध अल्कोहल होता है बेटा वो बहुत ही प्राणघातक होता है। और तनु अल्कोहल, जो अगर बहुत सारे लोग जो दारू पीते हैं वो तनु अल्कोहल होता है, जिनका डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बोलते हैं ना कि अलग ही प्रभाव पड़ता है। और हाँ, लेकिन अल्कोहल का उपयोग हम लोग बहुत सारे औषधि भी करते हैं, खांसी के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। फिर टिंचर आयोडीन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब में हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो तनु अल्कोहल है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क पे प्रभाव करता है। उसके बाद आपको पता ही क्या हाल होता है, सब अपने आप को राजा बनने लगते हैं, गटर में सोएंगे और बोलेंगे स्लीप वेल, गादी पे सोएंगे, जैसा कि ये तो मस्ती मजाक हुआ। तो ये हमारा था अल्कोहल। जो ही अल्कोहल उदासीन होता है और विलायक होता है, कहीं भी मिलाओ मिल जाएगा, चाहे पानी मिलाओ, सोडा मिलाओ, थम्सअप मिलाओ। सॉरी, मतलब मैं पीता नहीं हूं, बट ऐसे बताया कि विलायक होता है। सोडियम से अभिक्रिया, उसकी जरा थोड़ा सा अभिक्रिया आप थोड़ा सा रीडिंग कर लेना। यहां पर एक अभिक्रिया आती है निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या होता है निर्जलीकरण अभिक्रिया? जब क्या होता है, जब हम लोग इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, लेकिन बेटा किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो उसमें से एक पानी का अणु बेटा मुक्त हो जाता है, जिसे हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इथाइल अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एक पानी का अणु मुक्त हो गया, मतलब बिना निर्जल हो गया, तो इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
यहीं से हमारा टॉपिक आता है इथेनॉइक अम्ल। बेटा इथेनॉइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसे विनेगर कहते हैं, इसे ही सिरका कहते हैं। और सिरका के अंदर लगभग 5 से 8% बच्चा, विनेगर के अंदर 5 से 8% इथेनॉइक अम्ल या एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH, CH3COOH इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। बताना चाहता हूं कि इसका जो क्वथनांक होता है, इसका द्रवणांक होता है 17 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, द्रवणांक 17 लेकिन क्वथनांक 118। लेकिन ठंडे प्रदेशों में बेटा इसे बर्फ के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इथेनॉइक अम्ल के बारे में। अब ये चैप्टर में थोड़े कुछ रिएक्शन दिए गए जो मैं आपको ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कृपया करके देख लेना। एक अभिक्रिया हमारी आती है स्टरीकरण अभिक्रिया। स्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, सुन लीजिए बच्चों। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का जब अभिक्रिया होता है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वहां पे बनता है ईस्टर। क्या बनता है? ईस्टर। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल मिला, बन गया ईस्टर। इस स्टरीकरण भी क्या कहते हैं। इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में आते हैं और सबसे ज्यादा एमपी क्वेश्चन है जो है महाअणु। महाअणु क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? दोस्तों बताना चाहता हूं, जब लाखों करोड़ों प्रचंड कार्बन के परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसे एक बोलते हैं ना, एक प्रचंड अणु बनता है, जिसे हम लोग महाअणु कहते हैं। महाअणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक महाअणु, एक होता है मानव निर्मित महाअणु। प्राकृतिक महाअणु का एग्जांपल आप जानते हो, जो प्रकृति ने दिया, जैसे डीएनए सुना होगा, प्रोटीन सुना है, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब प्राकृतिक, पॉलीसेकेराइड हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब प्राकृतिक महाअणु है। लेकिन वही बात करें अगर मानव निर्मित महाअणु की, तो बेटा हो गया प्लास्टिक, हो गया धागा, हो गया, ये सब मानव निर्मित महाअणु। एक डेफिनेशन आता है पॉलीमर करके, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या होता है बेटा, याद रखना, छोटे छोटे घटकों की नियमित पुनरावृत्ति से, छोटे छोटे घटकों की नियमित पुनरावृत्ति से जो महाअणु बनता है मेरा बच्चा, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। और ये बहुलक जिन छोटे छोटे घटक से बना होता है, उन छोटे घटक को कहते हैं एकलक। और एकलक से बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं बच्चा। समझ में आया? छोटे छोटे घटक को क्या बोलेंगे? एकलक। वो छोटे छोटे घटक नियमित पुनरावृत्ति से आपस में मिल जाते हैं, बड़ा अणु बना दिए, महाअणु बना दिए, उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। और एकलक से बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण या बहुलकीकरण कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं, बहुलक के बेटा दो प्रकार होते हैं। एक होता है समबहुलक, इसका एग्जाम्पल देख लेना बच्चा, जो दिया आपको पॉलीएथिलीन का दिया एग्जाम्पल, पेज नंबर 132 पे ऊपर दिया गया है। तो बेटा बहुलक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समबहुलक, एक होता है सबहुलक। समबहुलक क्या होता है? एक ही प्रकार के एकलक से बनने वाले बहुलक को समबहुलक कहते हैं, और दो भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार के बहुलक से बनने वाले बहुलक को, एक ही प्रकार के एकलक से, एक ही प्रकार के या समान प्रकार के एकलक से बनने वाले बहुलक को समबहुलक कहते हैं, समान बहुलक। और भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक से बनने वाले बहुलक को सहबहुलक कहते हैं। जैसे सहबहुलक का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरिथ्योलेट। आपके बुक में 3 दिया गया है, जहां पर पॉलीएथिलीन दिया वो आईएमपी है, पीवीसी आईएमपी और टेफ्लॉन आईएमपी है। और संश्लेषित वाला जो था बहुलक, वो जो मानो अपना प्राकृतिक बहुलक के कुछ एग्जांपल दिए, पेज नंबर 133 पे प्लीज कर देना बेटा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऑडियो रिपीट करके सुनना। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच।